नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आ जाइए हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिसके प्रश्नोत्तर रहेंगे, वह है उपसर्ग। उपसर्ग एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है। एक याद रखिएगा विद्यार्थियों, यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपके जो 22 उपसर्ग है वहां से एक प्रश्न पुटअप कर लेगा एग्जामिनर, है ना। एक प्रश्न पुटअप करेगा, केवल एक प्रश्न, दो प्रश्न नहीं पुटअप करेगा। मेरे रीट वाले विद्यार्थियों, आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आशा भी करता हूं, और आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और हम प्रश्नों के माध्यम से आपका वो टॉपिक में क्लियर करवाना चाहता हूं, तो आपको डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। तो आइएगा, हमारे सामने पहला प्रश्न आया है, आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णयः कृतः वाक्यास्मिन् कति उपसर्गाः सन्ति। तो देखिएगा, एक प्रश्न आया है, तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णयः कृतः, उसने जाने का निर्णय किया है। तो आप बताइएगा, इसमें कौन कौन से उपसर्ग या कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा। आपको हमेशा एक प्रश्न पढ़ने के बाद में हमेशा याद रखिएगा, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ें। प्रश्न क्या चाहता है, क्या दिया है अगले ने, और उसने पूछा क्या है ना, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सेकंड ग्रेड 2017 में ही ये प्रश्न पूछा है, तो ये मान के चलिएगा आपके रीट में भी ऐसे प्रश्नों का बखूबी आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से उनका एक लहजा रहता है, एक तरीका रहता है। जिस लहजे में रहो उसी लहजे में बोलना चाहिए, तो वही बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सोच के देखिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा। क्या यहाँ पर तेन भी उपसर्ग है, क्या यहाँ पर अद्य उपसर्ग है, क्या यहाँ पर अ प्लस द्य उपसर्ग है, क्या यहाँ पर वी देशम वी उपसर्ग देश और गंतुम गम उपसर्ग है, क्या निर प्लस णयः प्लस कृत प्लस तः, कौन कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपका उत्तर आना चाहिए, और आपका उत्तर आ भी रहा होगा। 4 उपसर्ग तो है ही नहीं, क्योंकि तेन उपसर्ग नहीं होता, अद्य नहीं होता, अद्य उपसर्ग नहीं होता, और ये गण उपसर्ग नहीं होता। तो आपने ऑप्शन तो काट ही दिए, ऑप्शन काट दिए, बचा कौन सा, ए। अगर आपको उत्तर निकालना है, ये जरूरी नहीं कि आपको उत्तर आए ही आए, आप वहां पर 4 ऑप्शनों के माध्यम से सही सटीक उत्तर पर पहुंच सकते हैं। यही मैंने बखूबी आपको जब भी पढ़ाया है, उन कक्षाओं में आपको मैंने यही सिखाया है। इसीलिए विद्यार्थी बढ़िया तरीके से प्रश्नों को एक दाव के माध्यम से आखिरी दाव खेलता है, यही ध्यान रखिएगा। तो ये दाव के प्रश्न है, तेन अद्य विदेशम गंतुम निर्णयः। तो आप सभी को पता चल गया होगा, यहाँ पर वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर निर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और इस पंक्ति में कहीं पर भी उपसर्ग नहीं है। तो अगले ने इतना ही पूछा, कति उपसर्गाः, कितने उपसर्ग हैं। तो आपका उत्तर आया द्वौ। द्वौ यानी द्विवचन है, इसलिए दो आया। दो शब्द हमेशा नित्य द्विवचनांत होते हैं, नित्य द्विवचनांत होते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, नित्य द्विवचनांत होते हैं। तो यहां पर द्वौ आया। ठीक, आगे चलो, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचनांती है, द्वौ। आगे चलो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपको बखूबी समझ में आया होगा, इतना आसान प्रश्न है जिसकी कोई होड़ नहीं है। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वी करोति में उपसर्ग और धातु है। तो आपका उपसर्ग बताना है, वी करोति में उपसर्ग और धातु है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वी करोति में उपसर्ग या धातु है। प्रश्न भी सिंपल सा ही है, देखा जाए तो आप उत्तर आराम से दे सकते हो। देखो, करोति शब्द आपको बखूबी याद है, क्योंकि यहां पर करोति आया है। करोति आया है तो दुष्ट तो हो नहीं सकता, दोनों ही उपसर्ग दे दिए, है ना। और यहां पर भी दिख रहा है, उप हो नहीं सकता, अपा हो नहीं सकता। ये लो उत्तर मिल गया साहब, कौन सा आएगा, वी। अब देखो, वी उपसर्ग, करोति धातु है। अब करोति क्रिया बनी है, क्री धातु आपका, है ना। देखो, वी उपसर्ग है और मूल धातु डुक्रिय धातु है। डुक्रिय धातु में डू और यह की संज्ञा होने पर क्री धातु शेष रहती है।
ये बात आप सभी को पता है और बखूबी पता है। यहाँ पर डुकरी होता तो पहले हम डुकरी करते, है ना। और यहाँ पर ती कहां से आया होगा, ती सोच के देखो, तो ये ती आया है तिप प्रत्यय का। सर ये तिप क्या है, तिप एक प्रकार का प्रत्यय है साथियों। तिप एक प्रकार का क्या है, प्रत्यय है। और ये प्रत्यय कौन सा है, ये तिगंत प्रत्यय है। तिगंत प्रत्यय क्या होता है सर, तिगंत प्रत्यय से धातु रूपों का निर्माण होता है। धातु रूपों का तिगंत प्रत्यय कितने होते हैं, तिगंत प्रत्यय होते हैं 18, ध्यान रखिएगा। तिगंत प्रत्यय होते हैं 18, जिसमें 9 तो होते हैं आत्मनेपदी, 9 होते हैं परस्मैपदी। आत्मनेपदी और 9 ही होते हैं परस्मैपदी। ये लो, जिसमें आप पठती पठता पठंती बनाते हो वो बनते हैं परस्मैपदी में, है ना। और पठेत पठेता वो आप क्या बनाते हो, पठयेते जो आप बनाते हो, पठयेते वो आत्मनेपदी में बनता है ना। पठयेते बनाते हो, पठयेते पठयेते पठयन्ते, तो इस प्रकार बनाते हो, वो आत्मनेपदी में बनाते हो। तो ये आपके समक्ष प्रत्ययों का ही जुगाड़ रहता है, इसी आधार पर आप उत्तर दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वी उपसर्ग और क्री धातु। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्रम। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र। देखो यहां पर उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र आया है और आपके दिमाग में वही उत्तर बैठ रहा होगा, निश्चित तौर पर सही उत्तर दे रहे होंगे। अब आप देख पाएंगे कि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है सीधा सा, तो जहां पर उपसर्ग नाम आएगा वही उत्तर होगा। पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, डी उत्तर हो गया, डरने की आवश्यकता ही नहीं है। अब क्रिया के योग में जो होता है वही उपसर्ग होता है, क्रिया के योग में लगते हैं उपसर्ग, है ना। भुआदेव धातु, धातु संज्ञा करता है ये धातु संज्ञा। गति, गति संज्ञा करता है, गतिश्च सूत्र आता है, गतिश्च सूत्र है जो कि क्या करता है, गति संज्ञा करता है। और विभाषा, विभाषा विकल्प को कहते हैं। विभाषा यानी विकल्प जिसके दो पक्ष हों, एक दो पक्ष हों, दो पक्ष हों, जिसे विभाषा कहते हैं। बात सुना, ये भी सही है ये भी सही है, आते ना कई उदाहरण अपन देखते हैं, तो वो विभाषा होती है। तो ये आपके सामने उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है, भुआदेव धातु है, और उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र, उपसर्ग क्रिया योग है और भुआदेव धातु धातु संज्ञा करता है। तो यहां पर सही उत्तर होगा उपसर्ग क्रिया योग। आइएगा अगला आया है सुशोभते। सुशोभते, तो यहां पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस सु को छोटा कर लीजिएगा, ये सु छोटा है, सुशोभते में उपसर्ग है। तो सोचिएगा, उत्तर आपके दिमाग में आना चाहिए, भाई डरने की आवश्यकता नहीं। उपसर्ग के प्रश्न सबसे सरल होते हैं, एग्जामिनर हमेशा उपसर्ग का जब भी प्रश्न पूछता है वो हमेशा सरल ही पूछता है। या तो पूछेगा उपसर्ग कितने हैं, संख्या पूछेगा, या उपसर्ग के बारे में पूछेगा, या इसका अर्थ पूछेगा, है ना, या उपसर्ग स्वयं अपने आप को पूछेगा, और या अर्थ पूछेगा। ये तीन ही प्रकार के रीट के अंतर्गत प्रश्न देखने को मिलते हैं। संज्ञा वगैरह तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, जब उसको हार्ड बनाना होता है तब बना लेता है, नहीं तो उपसर्ग या तो संख्या पूछेगा या अर्थ पूछेगा, सरल ही पूछेगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल वहां से ही दिमाग में आता है जब हम पेपर सेट देखते हैं, ओल्ड पेपर देखते हैं। ये सारे प्रश्न मैंने आपको ओल्ड इसलिए लेकर आए हैं कि आपका दिमाग बोलने लग जाए कि साहब यही प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे, है ना। आइएगा, तो आपके समक्ष उत्तर आया होगा, निश्चित तौर पर सु होगा, क्योंकि सुशोभते, सुष्टु शोभते कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है सुष्टु शोभते, है ना। तो यहां सम नहीं होगा, अन नहीं होगा, दुष्ट नहीं होगा, तो यहां पर सीधा सा उत्तर है भी। आइएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
बेवफा में उपसर्ग है। अब ये एक हिंदी का उपसर्ग आ गया साथियों। ये किसका उपसर्ग आ गया है? हिंदी का। आपने मुझसे हिंदी भी पढ़ी है बखूबी तरीके से। ये हिंदी का उपसर्ग आ गया और हिंदी में भी उर्दू भाषा का उपसर्ग आ गया, विदेशी उपसर्ग आ गया। मैं कहूं तो ये विदेशी उपसर्ग आ गया है। और बेवफा, बेवफा तूने क्या किया, है ना। तो ये बेवफा शब्द आ गया और सुबह पे लीजिएगा बेवफा ही वे सारा देख लो। तो इसका आपके सामने उपसर्ग के बारे में चर्चा की है। तो ये अव्ययभाव समास का ही उदाहरण होता है, ये ध्यान रखना। बेवफा आपको मैं कुछ बता देता हूं, प्रति नहीं है, अन नहीं है, अपने ही उत्तर सही गया। अब आपको मैं कुछ और बता देता हूं। यहां पर मैं कुछ उपसर्ग लिखता हूं, जैसे पहला लिखता हूं प्रति, सॉरी मैं पहले लिखता हूं यथा। ये हिंदी भाषा का गेला है। हिंदी भाषा में जो अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव, उसका गेला है। यहां पर अव्ययी भाव समास करना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा आ गया सह, सह, बा, पुनरे, बा और हम। यथा का अर्थ होता है के अनुसार। सह, सह, बा, हम का अर्थ होता है साथ में या के साथ। तीसरा आता है नी, निश, निर, नी, निश, निर, बेलाना, गैर, बिन, बीन को नहीं रहो, बीन है, के बिना इसका अर्थ होगा के बिना। अब देखो मैंने कहा यथा का अर्थ होता है के अनुसार। तो कभी भी आपके सामने आए तो पूर्व पद को हमेशा उसका अर्थ लिखा, क्योंकि हमेशा उपसर्ग कहां आते हैं? पहले आते हैं। तो इनके अर्थों को लेकर हम विग्रह बनाते हैं। जैसे आ गया यथा शक्ति, तो शक्ति को पहले लाओ, पर पद को पहले लाओ और पूर्व पद का अर्थ लिख दो। तो शक्ति के अनुसार, यथा धर्म, धर्म के अनुसार, यथा गीत, गीत के अनुसार, यथा भवानी शंकर, भवानी शंकर के अनुसार, है ना। सह, सह, बा, हम, मैंने कहा बा इज्जत, इज्जत के साथ। मैंने कहा हम नबी, नबी के साथ। मैंने कहा सहचर, सह साथ में चरने वाला। मैंने कहा सह फल, फल के साथ। इस प्रकार मैंने कहा निसंतान, संतान के बिना। मैंने कहा बेवफा, वफा के बिना। मैंने कहा ला जवाब, जवाब के बिना। नालायक, लायक के बिना। ना पसंद, तू पसंद है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, पसंद के बिना, है ना। बिन ब्याह, ब्याह के बिना। मेरे विद्यार्थी बैठे हैं, इनका कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा आपकी बात, है ना। तो और थे गुण कौन बोलोगा हमारा, क्या गुरुजी मारो जुगाड़ कर दियो, ब्याह करा दियो, है ना। वावणा का तो आई हमारा ब्याह करा दियो और लो मजा आ जाएगा जिंदगी को। तो ये देखो आपके सामने है लावारिस, वारिस के बिना। ये सारे उदाहरण इस प्रकार बन जाएंगे, आपको ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। आइएगा तो बेवफा हिंदी में आपके काम आएंगे। हिंदी जिसने मुझसे पढ़ी है उसको बखूबी एक आसान ट्रिक के माध्यम से मैंने हिंदी समझाई है, इसमें कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो भटकना मत, भटकने से आदमी का दिमाग कंफ्यूजन होता है, भटका मत करो। जो संस्कृत का विद्यार्थी है, संस्कृत अगर आपको अच्छे से पढ़ाता है तो हिंदी तिगुनी अच्छी पढ़ाता है, उसको चैलेंज नहीं कर सकते आप। तो यही बात है कि अगर आपका कोई एग्जाम में प्रश्न भी पूछता है और वो उत्तर गलत दे देता है तो हम चैलेंज करने के माध्यम में रहते हैं। जब भी पढ़ो ऑथेंटिक गाइड पढ़ो, आप हिंदी अकादमी किताबें पढ़ो, आप वो ऑथेंटिक गाइड्स पढ़ो जिससे आपको फायदा हो। ऐसी गाइड्स कभी मत पढ़ा करो जो ऑथेंटिक नहीं है, उस दिन वो रास्ता छोड़ देंगे आपका, जिस दिन आपकी दिक्कतें आएंगी। तो हमेशा याद रखो ऑथेंटिक गाइड से ही सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए और प्रश्न करते रहो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो साथियों। आगे आओ। निम्न में से विदेशी उपसर्ग हैं, अब बताओ निम्न में से विदेशी उपसर्ग है। अभी अभी आपने पढ़ा है, मुझसे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पर विदेशी उपसर्ग कौन सा होगा? अप नहीं है, अपना है, अन नहीं अपना है, सम नहीं अपना है, गैर, गैरों के, गैर है ये, गैर है, गैर, ये अपना नहीं है, ये गैर है। गैर कानूनी, कानूनी के बिना। गैर हाजिरी, हाजिरी के बिना। तो गैर जो है विदेशी है, गैर अपना नहीं है। गैरों, गैर तो आपको याद ही रखना है ना। और आपको पता है भील जातियों के नृत्य भी इसी प्रकार होते हैं, है ना। गौरी, गैर, द्विचक्री, आगे आगे सारा,
निम्न में से हिंदी का उपसर्ग है। कुछ प्रश्न हिंदी के भी आ गए। निम्न में से हिंदी का उपसर्ग बताओ। प्र, परा, भर, खुश। बताइएगा जी, हिंदी का उपसर्ग कौन सा होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहां पर प्योर हिंदी का उपसर्ग पूछ लिया है, प्योर हिंदी का उपसर्ग पूछ लिया है, तो आप दिमाग लगाइएगा जी, कौन सा उपसर्ग हो सकता है? कौन सा उपसर्ग हो सकता है? दिमाग लगाइएगा। निम्न में से हिंदी का उपसर्ग है, क्या प्र है, क्या परा है, क्या भर है, क्या खुश है? आप देखिएगा, प्र, परा तो प्योर संस्कृत से आए हैं। खुश जो आया है, खुशबू, बदबू, खुश और बद, खुश और बद ये विदेशी हैं। खुश और बद दोनों उपसर्ग विदेशी हैं, क्योंकि खुशबू, बदबू इन पे जोड़ेंगे तो ये उपसर्ग का काम करते हैं। भर अपना हिंदी का है, ये हिंदी में काम में लिया जाता है। वैसे उपसर्ग 22 होते हैं, पर हिंदी का अगर खुद की बात करें तो भर आपका एक अव्यय शब्द भी होता है। भर एक प्रकार का अव्यय शब्द भी है और उपसर्ग का कार्य भी करता है। और ये कहां से है? हिंदी से है, ध्यान रखिएगा। आगे चलो, अगला आया है संविधानम में उपसर्ग है। संविधानम में उपसर्ग है, बताइएगा जी, संविधानम शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? संविधान, आपका संविधान जरूरी है। संविधान शब्द को देखिएगा, कौन सा उपसर्ग है? संविधान। संविधान कानून, विधि, विधि अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। विधि का संरक्षण, विधि के सामने सब समान है, और विधि के संरक्षण की भी बात करता है अनुच्छेद 14। विधि के सब समक्ष सब समान है, डायसी द्वारा दिया गया, इंग्लैंड से लिया गया। विधि के सामने सब समान है, अनुच्छेद 14 कहता है। और अनुच्छेद 14 यह भी कहता है संरक्षण भी है, महिलाओं बुजुर्गों को विशेष संरक्षण है। जो सजा आपको दी जा सकती है, पुरुष प्रधान को दी जा सकती है, वो सजा महिला को नहीं दी जा सकती। वो कोई वृद्धजन को नहीं दी जा सकती। एक उम्र गेल, एक आदमी गेल, एक लुगाई गेल, सजा को निवारण अलग अलग संरक्षण है ना। जैसे राष्ट्रपति के पास संरक्षण है, 361 कहता है क्या राष्ट्रपति के संरक्षण की बातें, कि राष्ट्रपति को केस नहीं लगा सकते जब तक वो पद पर है, 361 अनुच्छेद। वही बात आपको याद रखनी है, संविधान के अंतर्गत समी उपसर्ग नहीं है, स उपसर्ग नहीं है, सम उपसर्ग है। यहां पर कौन सा उपसर्ग है? सम। सम प्लस विधान। ये लो, कितना सिंपल सा प्रश्न आया है, सम प्लस विधान। आ जाओ आगे चला। उदय में उपसर्ग है, उदय में उपसर्ग है, सोच समझ के दीजिएगा जी उत्तर। उदय में उपसर्ग है, ये हलंत ध्यान रखना, ये हलंत है उद। अब आपके सामने 4 ऑप्शन आ गए, अब क्या करेंगे? करेंगे क्या जो खुदा चाहेगा वही करेंगे। मेरा विद्यार्थी तो गलत करके नहीं आएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा विद्यार्थी गलती से भी गलत नहीं करके आएगा। उदय में पूछा है ना, तो उदय शब्द में देखें तो उत नहीं है, उर भी नहीं है, उत भी नहीं है, केवल उद उपसर्ग है। याद रखना साथियों, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। मूल स्थिति हमेशा एतद, तद, उद की होती है ना, और एक सत की होती है। ये स्थितियां हमेशा राइट होती हैं, ये हमेशा राइट होती हैं, परंतु ये स्थितियां रॉन्ग होती है। सद, एतत, तत, उत, ये रॉन्ग होती है, क्योंकि ये चीजें जो है मूल हैं, मूल संस्कृत की हैं।
मूल इनकी जो कहते हैं ना जड़ से ही तो अपन विच्छेदित करते हैं। जड़ का निकालने का मतलब विच्छेदित करना, और विच्छेदित में हर चीज आपका मूल उपसर्ग मूल धातु होती है, उसी को तो विच्छेद कहते हैं। तो ये जो आपकी स्थितीय मूल है, तो हमेशा याद रखना ऐसी स्थितियां तब करना है अगर ये ऑप्शन में नहीं है, तब इनका सहारा ले सकते हो, पर ऑप्शन में इनको देना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर एग्जाम ले रहा है, अगर संस्कृत का एग्जाम ले रहा है और उसको ये देना पड़ेगा, उसकी औकात नहीं है कि वो ऐसा दे दे, है ना, तो ये लेना पड़ेगा उसको, ये ध्यान रखना। आइएगा, यही फर्क पड़ता है कि एक इंटेलिजेंसी, एक आपका दिमाग और एक आपका तरीका आपको उत्तर अच्छा दिलाए। आपका कहते हैं ना पावर कब होगा, जब पिता पीछे खड़ा रहे और आप आगे लड़ने जाओ तो आपको डर नहीं रहता कि पिता पीछे खड़ा है, साहब डरने की क्या आवश्यकता है। तो वही बात है, मैं आपके पीछे खड़ा हूं, ये ध्यान रखना। ये इतनी चीजें लेकर खड़ा हूं कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो चीज चाहिए उस समय मिल जाएगी। हाँ सर ये प्रश्न आया, ये आपका दिमाग बोलेगा, आप आंखें बंद कर मुझे याद करना, आपको उत्तर जरूर मिलेगा, ये जरूर ध्यान रखना। तभी तो मैं गाना गाता हूं, आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आया वो तुम हो, है ना। स्वल्प भ में उपसर्ग है। अब बताओ भाई, यहां पर उपसर्ग की बात कर रहा है, स्वल्प भ में उपसर्ग है, सोच समझ के उत्तर देना जी, सोच समझ के उत्तर देना, गलती मत करना जी, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। स्वल्पम है ये, स्वल्पम मैं है ये, स्वल्प नहीं है। तो यहां पर उपसर्ग जो हकीकत में उपसर्ग है वो है कोनी, ए कोनी, ए कोनी, ए राइट है। आल सु प्लस अल्प यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है सु प्लस अल्प, वह ऊ को वह हो गया, स्वल्पम बन गया है, दस इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। आगे चलो, संस्कृतम में कौन सा उपसर्ग है, और तो माना चिका विद्यार्थी है सारा पढ़ देगा। गुरुजी मान पहले दिन आई बात पढ़ाई, सम उपसर्ग डुकनीय धातु ता प्रत्यय संस्कृत शब्द बनता है, सुट का आगम होता है समय सुटी सूत्र से। तो गुरुजी डरने की आवश्यकता नहीं, आप तो बस चाल बाजो, जनकार में उठा रहा ए कौन सके कौन सके कौन ओ अरे ओ कौन सके सम उपसर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी व्याख्या मैं और कर देता हूं। सम उपसर्ग डुक्रिय धातु, सम उपसर्ग सुट का आगम डुक्रिय धातु और त प्रत्यय, सम बचा, सुट में ट ऊ की संज्ञा स बचा, डुक्रिय में डू यह बचा, क्री बचा और आगे त बचा, तय का शेष रहता है तय तातम, तय तातम याद रख लेना, तय ता और तम, यह पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में। अब जो बनाना है बना लेना। तो क्री प्लस तह कृतः कृता कृतम बन जाता है, तो यहां जोड़ेंगे तो यहां आपका अनुस्वार संधि हो जाएगी, मैं के बाद में स दिख रहा है, सकृतः, संस्कृतः पुल्लिंग में, संस्कृता स्त्रीलिंग में और संस्कृतम नपुंसकलिंग में। ये लो आपका बन गया, संस्कृत है संस्कृता संस्कृतम। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अनुकूल में उपसर्ग है, अनुकूल में उपसर्ग है, तो बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है साथियों, अनुकूल में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, प्र प्रा अप सम अनु अव निश निर, बताओ कौन सो है गुरुजी। इसमें तो अपना उपसर्ग होगा, वो हमें साफ साफ दिख रहा है, यहां पर होगा अनुपसर्ग। कौन सा उपसर्ग होगा, अनुपसर्ग, सीधा सा उपसर्ग पड़ा है अनुपसर्ग। आगे चलो,
अब बताओ जी, अब आई बुआ जी बोलिया, अब बताओ की और यह अर्थात किस, ये अर्थ किस उपसर्ग का है? की और, ये बोल रहा है की और जो यह अर्थ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। की और यह अर्थ किस उपसर्ग का है बताओ। तो याद रख लो, कारक भी पढ़ेड़ा ही था, ये याद रख लो, कारक भी था का बढ़िया तरीका में पढ़ेड़ा ही। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि अहम रावणम प्रति गच्छति, मैं रावण की ओर गच्छामि, अहम रावणम प्रति गच्छामि, मैं रावण की ओर जाता हूं। तो प्रति इति अर्थः, प्रति उपसर्गस्य अर्थः की ओर। परि का मतलब आवरण, ढकना चारों ओर से। सु का मतलब अच्छा। अव का मतलब अवचिनौती नहीं अर्थ में आता है, ध्यान रखना, अवचिनौती नहीं अर्थ में आता है, ढकने के अर्थ में भी आता है, वो ध्यान रखना। परि यानी चारों ओर, आवरण का मतलब चारों ओर से, अन्नो भी अन्नो भी अन्नो भी अन्नो भी। आ जाओ, हाँ और उपसर्ग का उदाहरण है, बताओ भाई। अब उपसर्ग का उदाहरण है, कौन सा होगा? अब उपसर्ग का उदाहरण है, आदर है, अवसर है, उत्सव है, अनादर है। गुरुजी न तो आदर है, न उत्सव है, न अनादर है। ये दो, यहां पर आ उपसर्ग है, यहां पर उद उपसर्ग है, यहां पर अन उपसर्ग है, यहां पर अ उपसर्ग है। ये लो, नी धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर बनता है, नी धातु में आ उपसर्ग जोड़ने पर बनता है भाई, सिंपल सी बात है। अब देख लो कौन सो के बनेगो, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात है को ना, कोई लंबी चौड़ी कहानी को ना, आराम बता सको, डरबा की आवश्यकता को ना। गुरुजी हाँ बता, ओ लो काय लो, ओ लो गुरुजी हाँ, अभी कोनी, अप कोनी, अन्नू कोनी, आ एक ये गुरुजी मत तो चाहे मीटर। अरे वही उत्तर सही है, आ नहीं थी। आ जाओ, निम्न में से उपसर्ग नहीं है, और तो कोई मूर्ख होगो जम्मा जी को कौन बता उत्तर, कौन सा उत्तर होगो? गुरुजी देखो ओ होगो, ओ उत्तर है, क्योंकि निम्न में से उपसर्ग नहीं है। ओ अब है, सम है, निर है, एक लगा लीजिए रे, ये सब है। अब कभी लगा लीजिए, अब का कोनो है, अरे अब का कोनो है रे, ओ उपसर्ग को नहीं है, वो गलत है। आ जाओ, संकल्प में उपसर्ग होता है, बताओ जी, संकल्प लो, अब की बार रीट में लगना है। संकल्प में उपसर्ग है, कौन सा कल्प? संकल्प, कौन सा कल्प रे? संकल्प में उपसर्ग है, सम है, चित्त है, सन है, राम दो तो उपसर्ग ही कौन जम्माई, जम्माई को दो उपसर्ग तो निर है के कोनी। गुरुजी आ लो, मैंने कहा था ना सब सिंपल प्रश्न आते हैं, आप आओगे ना, आप आते ही देखना, आप मुझे फोन करके बोलो गुरुजी मजा आ गया। जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, एग्जाम देने के बाद आओगे तो आप बोलोगे सर मजा आ गया, आपने हमें केवल पढ़ाया था, आपने हमारा साथ दिया था उस समय जिस समय हमें बहुत जरूरत थी। पता है, एक आपका शेषवावस्था होती है, एक होती है आपकी बाल्यावस्था, और एक आपकी होती है किशोरावस्था।
तो आपको पता है सीखने का आदर्श काल ये है और अनोखा काल बाल्यकाल है ना। और खराब हुआ वो काल किशोरावस्था है। खराब तो एक माए भी हो जाए, गंदो कालो भी अभी यहाँ देखा जाए तो माए काम की इच्छा से ज्यादा शेष अवस्था में है। पर यहाँ पर जो बाल्यावस्था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पर कोई भी अवरोध नहीं होता। बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति एकदम निम्न रहती है, स्वल्प रहती है, बिल्कुल नहीं रहती। तो आप जब मेरे पास थे ना, उस समय जो आपका पीरियड था, जो आप मुझसे पढ़ रहे थे, है ना, वो आपका मेरे पास बाल्यकाल था। उस समय आपकी कोई अड़चने नहीं थी। आप मुझसे इस तरीके से सीख रहे थे बाल्यकाल में जिस प्रकार मैं बनाना चाहता हूं। मैं एक बगीचे का माली था और आप मेरे फूल थे। उस समय मैंने आपको बनाया है। अब आपको मैं भेज रहा हूं, जब एग्जाम आएगा तब मैं आपको भेजूंगा और उस दिन आप इतना महकेंगे जिसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा कि सर वास्तव में मजा आ गया। तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप बाल्यकाल की कंडीशन है तो ये ध्यान रखना, आपका बाल विकास भी यहाँ पे क्लियर होता है। तो शेषवावस्था, बाल्यावस्था और आपकी किशोरावस्था में ध्यान रखना। और किसने कहा है शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल? वेलिंगटाइन ने, वेलिंगटाइन है शायद, है ना, उसी ने कहा है सीखने का आदर्श काल ही ध्यान रखना। आगे चलो, अगला है उपार्जक उपसर्ग होगा। बताओ भाई, उपा तो कोई यहाँ उपसर्ग देखे कोई गुरुजी आज तक में? उपा अपा तो कौन देगा गुरुजी? बावली बात तो है, उपा अपा कौन है? ठीक है बात गुरुजी, उपा अपा कौन है? उपा काट दो ओ गुरुजी, उप भी काट दियो गुरुजी, अर भी काट दो ओ गुरुजी, ओ ही है बात। आ लो, ठीक है, चलो आगे। आ जाओ, दुस्सर को संविधान 20 आगे से दो दुस्सर होता है, बता दो भाई। दुस्सर, अरे संधि पूछ ली ध्यान दो, बताओ दुस्सर कायूसी आगलो जिया पूछे भी यहाँ तो ती तो आ कौन सा गए? दुस्सर ही उसी बात। आगलो जिया पूछे भी साहब उत्तर यही है, दुस्सर। कौन सी संधि हो जाएगी? स्तुत्व है। अरे जट तालु और तालु साथ में हुए ने, अरे तालु तालु का ही है, ओ से और ओ चे, ये दोनों तालु का है। तालु तालु सात वर्ड स्तुत्व संधि हुआ है। मुर्दा मुर्दा सात वर्ड मूर्धन्य सभा स्तुत्व संधि हुआ है। आ जाओ, उपसर्ग होते हैं, बताओ भाई उपसर्ग कितना मेरे? उपसर्गों की संख्या है उपसर्ग होते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 27। गुज्जी उपसर्ग तो द्वाविंशति हुआ। द्वाविंशति को मतलब रहे 20 ना, 21 ना, 23 ना, 22। आज उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22, कौन सा 2? 22। आ जाओ, चारों ओर के लिए, कत्ता और के लिए, चारों ओर के लिए। अरे आवरण बताया तो बार, आवरण को मतलब चारों ओर बार बतायो गुरुजी, बतायो मान माँ का दिन मान जो खाई गुरुजी थे मान बता दियो। आ जाओ बताओ कौन सा उत्तर उसी पीड़ाऊं करके देखांगे। और गुरुजी ओशी दिखेगी, कौन दिखे? ओशी परी, अनु यानी पीछे। आ जा दाग दो, संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? बताओ भाई, ये प्रश्न पूछा भी गया ग्रेड में। संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? संस्कृतम शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? अगर मैं देखूं संस्कृतम शब्द में, तो अभी अभी आपको मैंने बताया है संस्कृतम शब्द में सम उपसर्ग होता है। वही उसकी व्याख्या, सम उपसर्ग डुक्रिय धातु सुट का आगम डुक्रिय धातु और ट प्रत्यय, ध्यान रखना। तो आप बना दोगे सम सुट डुक्रिय धातु का प्रत्यय, ध्यान रखना। यहां पर संधि कौन सी होती है?
संधि होती है अनुस्वार, ये ध्यान रखना, अनुस्वार संधि होती है। अनुस्वार संधि का लक्षण क्या होता है, एक बात ध्यान रखना भी, अनुस्वार संधि का लक्षण मैं बता देता हूं एक संधि के बारे में। अनुस्वार, जहां पर आपको अनुस्वार मिल जाए अनुस्वार संधि होती है, ध्यान रखना, अनुस्वार संधि होती है, ये जरूर ध्यान रखना, है ना। और जहां पर पंचम अनुनासिक होती है, वहां पर जहां पंचम और पंचम हो, अनुनासिक, जहां साथ में पंचम वर्ण हो, ये तरीके हैं जो क्या है कि आप थोड़ा दिमाग में रखो, आपको नियम कई बार भूल जाए तो आपको ये तरीके याद होने चाहिए मेरे, कि जिससे आपको इतना फायदा हो कि आप उत्तर दे पाए। भाई वहां पर डरे नहीं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन से अपन काट सकते हैं, काटापीटी कर सकते हैं। जैसे देखो एक मैं आपको तरीका बताता हूं, ऑप्शन का आधार क्या होता है। जैसे मैंने एक संविधान का प्रश्न लिया, है ना, मैंने एक संविधान का प्रश्न लिया, मैंने आपके सामने 4 ऑप्शन रखे, मैंने रखा आपके सामने 60, मैंने लिखा आपके सामने 78, मैंने आपके सामने रखा आपके सामने 14 और मैंने आपके सामने रखा 17। तो मैंने यहां पर ये अनुच्छेद लिखे, मैंने प्रश्न पूछा आप लोगों को, मैंने कहा प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद के तहत मीडिएटर का कार्य करता है, मीडिएटर का कार्य करता है। मीडिएटर होता है मंत्रियों, राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच, ये प्रधानमंत्री है और ये मंत्री परिषद है उसकी, या मंत्रिमंडल है, इन दोनों के बीच का कार्य करता है मीडिएटर का प्रधानमंत्री। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, अब आप सोचिएगा, अब आपका दिमाग उत्तर जाएगा। अब जिसको आता है वो तो सही सटीक पर चला जाएगा, अब जिसको नहीं आता वो क्या करे, वो पहले जाए 60 में शपथ है, 60 में क्या है, शपथ है, क्योंकि ये मोटी सी बात है, शपथ है, ये याद रह जाएगी। ये लोग जी ये तो नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 अभी पढ़ाया था, विधि, है ना, विधि होती है ये, विधि के समक्ष समानता, ये समानता की बात करता है, ठीक है। 17 अस्पृश्यता की बात करता है, छुआछूत की बात करता है ना, ये अनुच्छेद अस्पृश्यता को मिटाने का कार्य करता है। 3 याद है तो बचा हुआ कौन है, 78 इज द राइट आंसर, है ना, 78 मीडिएटर का कार्य करता है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आ जाओ, तो ये अगर आपको उत्तर आएंगे तो आप दिमाग लगा पाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि आप उत्तर किस प्रकार से सही ढंग से ले सकें। अगर उत्तर आप सही ढंग से ले लिए तो आपका कार्य बढ़िया बखूबी हो जाएगा जी। आगे आओ, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सुशोभते में उपसर्ग है, सुशोभते में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, सुशोभते में, सुशोभते में उपसर्ग प्रयुक्त होता है, सुर, सु, सुधो, सुसो, सुस, बताओ भाई, गुरजी हो तो सिंपल सो है, सुर कोनी, सुसो कोनी, सुस कोनी, सु उपसर्ग इज द राइट आंसर। सु सुष्टु अर्थ देता है और कर्मधारय समास के उदाहरण बनते हैं, कर्मधारय समास के उदाहरण बनते हैं, ध्यान रखना, सु उपसर्ग से, ठीक है। आगे बढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आ लो, सु अल्यो, अब ये कर ले, सुष्टु इति कस्य उपसर्गस्य अर्थः, बताओ, सुष्ठ, ये थोड़ा सा उसने अलग लिख दिया है, यहां पर थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेना जी। सुपसर्गस्य,
सुष्ठु इति कस्य उपसर्गस्य अर्थ है परोपसर्गस्य, औपसर्गस्य, सुपसर्गस्य, अनुपसर्गस्य। तो अभी अभी बताया है सु का मतलब सुष्ठु ही होता है, तो निश्चित तौर पर सी इज द राइट आंसर। आ जाओ। उपसर्गों में अंतिम उपसर्ग है अब की बार पश्चात है, अब की बार पश्चात। उपसर्ग में प्रारंभ क्या हुआ है और अंतिम क्या हुआ बताओ भाई। अंतिम उपसर्ग कौन सा है जी बताओ। अंतिम उपसर्ग कौन सा है। अब जका ना वही करेगा प्रय प्रा अपसम अनु अवन्य शनि ऋतु सदूर नी अदि अपि। तो आप इस उपसर्गों को अगर आपको क्रम वाइज याद है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा क्रम वाइज याद करने चाहिए। क्या करने चाहिए, याद करने चाहिए। शुड का प्रयोग होता है याद करने चाहिए अर्थ में। आ जाओ शुड का प्रयोग करते। प्रय प्रारंभिक है, प्रथम है, और जिको अंतिम है वो अंतिम है। आ जाओ उत्तर मिल गयो। अगलो जो पूछे वो देख लो। उपसर्गों में अंतिम उपसर्ग उपी है, डी इज द राइट आंसर। और प्रथम पूछे तो आपका प्रय होता। बात समझ में आई क्या गुरुजी को नहीं आई। आगे गुरुजी आ जाओ। कौन से पद में प्रय उपसर्ग नहीं है, कौन से पद में प्रय उपसर्ग नहीं है। इसके ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं। इसके प्रश्न में लिख देता हूं। इसके ऑप्शन देखता हूं, एक मिनट रुको। अब बताओ कौन से पद में प्रय उपसर्ग नहीं है, बताओ जी। कौन से पद में प्रय उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है जी बताओ। तो आपका सही उत्तर जा रहा होगा जी यहां पर प्रयत्न में। गुरुजी ने हमें बताया प्रय प्लस यत्न है, गुरुजी याद है। प्रय प्लस भू धातु है, आलो गुरुजी भू धातु है। और प्रय प्लस हार शब्द है गुरुजी। तो गुरुजी क्या कौन हुई, प्रथम में कौन हुई, प्रथम इज द राइट आंसर। प्रय प्लस थम कोई नहीं होता, थम नहीं होता, थम थम वो अलग है, थाम रे थाम पुण्य रहो। आ जाओ। दुर्वचनम में उपसर्ग है, कौन सा वचन, दुर्वचन। जिंदगी में कभी ना बोलना वाला वचन दुर्वचन। सिंपल सी बात है, दुर्वचन में उपसर्ग नहीं है। कौन सा उपसर्ग नहीं है बताओ जी, कौन सा उपसर्ग नहीं है। वी उपसर्ग गुरुजी मरे ही को नहीं, गुरुजी दूर मर जा तो को नहीं, गुरुजी वच गुरुजी उपसर्ग ही दो ये जिकम वी तो है को नहीं दूर है। आ लो गुरुजी उत्तर, उत्तर इज राइट आंसर। प्रश्न पूछो उत्तर क्या गुरुजी, वही उत्तर है। आ जाओ। विहार का अर्थ है, अब बतावा विहार 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 यानी विहार करना। अरे कई बार विहार करे थे जिंदगी, एग्जाम दे जाओ तो कई विहार करवा भी जावे। आप अगर रीट का एग्जाम देने जाओगे, विहार का मतलब ये होता है आप एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम देवा सारा पटबन कौन जाए, कई विहार करबन भी जाए। सारा पटवाला कौन जाए, पटबन कौन जाए, एग्जाम देवन कौन जाए, कई बिहार करवा जाए। बिहार को मतलब भ्रमण, बिहार को मतलब है बिहार घूमवा जा, तो बिहार को मतलब भ्रमण ही हुआ है, ध्यान रखो। आ जाओ बी प्लस हाथ। आगे बढ़ो रे, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आहार कहीं है, आहार आहार तो ध्यान बेरो है, आहार तो बखूबी ध्यान बेरो है।
बताओ जी, आहार को मतलब आहार, विहार, प्रहार। उपसर्ग क्या कहता है? उपसर्ग यही बात कहता है, जैसे जब भी मैंने उपसर्ग पढ़ाया था, मैंने आपको हार धातु बताई थी, मैंने कहा हार। अब इसके आगे क्या होता है? प्र लगा दो, आ लगा दो, वी लगा दो, परी लगा दो, नी नी लगा दो, या नी तो न लगाओ इसमें, आप लगा दो। अब देखो आपने इसके आगे लगाया, अब उपसर्ग क्या करेगा? यहां पर हार का अर्थ तो वैसे होता है हारना, है ना। अब जैसे इसके आगे उपसर्ग लगेंगे तो ये अपने अर्थों में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे प्रहार, आगे से मारना, आहार भोजन, विहार घूमना, परिहार करना। तो ये आपके दिमाग में आई कि आपने यहाँ पर उपसर्ग लगाया, उपसर्ग लगाते ही इस हार का अर्थ था हारना, पर इनके साथ जुड़ने के बाद में ये पूरा का पूरा अर्थ ही चेंज हो गया। यही तो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इनका तात्पर्य क्या है? इनका तात्पर्य यही है शब्द भंडारण करना। ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा शब्द भंडारण है। आपसे पूछ ले किस भाषा में सबसे ज्यादा शब्द हैं? एकमात्र भाषा है संस्कृत भाषा जिसमें सबसे ज्यादा शब्दावली है। इतने शब्द हैं कि लोग सोच नहीं पाते, इतने शब्द भंडारण है। संस्कृत भाषा एक अमीर भाषा है, एक अमीर भाषा है जिसके पास सब कुछ है, अपना है, लोगों से लिया नहीं है। संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसने किसी से नहीं लिया है, और उसको पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रहता, उसको पढ़ने वाला कभी भूखा नहीं रहता, चाहे उसको कैसा भी विषय, मेरे पास अंग्रेज सामने लाकर खड़ा कर दो तो भी मैं उससे बात करने लायक हूं। ये संस्कृत भाषा ने मुझे बनाया है। मैं अगर जर्मनी सीखना चाहूं तो मैं जर्मनी बहुत आसानी से सीख सकता हूं, क्योंकि मेरे पास संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा के आधे से ज्यादा शब्द जर्मनी में अपने आप लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के शब्द लिए हैं जर्मनी ने। आप देखेंगे तो पढ़ना कितना आसान होता है। तो यही बात है साथियों कि संस्कृत भाषा का बोलबाला सबसे अधिक है। आप माने या ना माने, पर आप तो मान गए, मुझे इतना पता है, आप तो मान गए, क्योंकि आपने जिस लेवल पर पढ़ा है, जिस लहजे से पढ़ा है। एक लहजा होता, एक तो होता है बावड़े बनाना, एक होता है लहजा पढ़ाने का। मजा जब आने लग जाए, याद रखना मेरी बात, जिसको स्टडी में मजा आया है, इंटरेस्ट आया है, जिसको कहने का मतलब है प्रसन्नता हुई है, प्रसन्नता हुई है पढ़ने में, जिसको खुशी मिली है पढ़ने में, तो समझ लेना आपने वो विषय वास्तव में पढ़ा है। और जिसमें आपको उबाशा आया है, 12 गालियों थे, जब आपने कभी ये कहा संस्कृत क्लास नहीं आए तो मजा नहीं आया, मजा आएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आप में। आपने ये हुआ कि संस्कृत क्लास क्यों नहीं आई आज, आपके कॉल आने लग जाते संस्कृत क्लास क्यों नहीं आई, ये कारण था। इसीलिए संस्कृत भाषा की रुचि पैदा, मेरा कर्तव्य था कि इस भाषा में रुचि पैदा की जाए। आपको बता दूं कि जब भी कोई टीचर, आप भी मेरे टीचर विद्यार्थियों बनोगे ना, आप पढ़ाने जाओगे, एक बात याद रखना, उन छोटे बच्चों में रुचि पैदा करने का काम करना, जैसे मैंने आप लोगों में रुचि पैदा करने का काम किया। मैं वरिष्ठोपाध्याय गोल्ड मेडलिस्ट हूं संस्कृत भाषा से, पर मैंने एक चीज सीखी कि मैंने जब पढ़ा था तो हमें पढ़ाया क्या जाता था, किताबें रटवाई जाती थी, रट्टा मरवाया जाता था। मुझे बहुत ऐसा दुख होता था कि यार इतनी चीजें रटनी पड़े, पर एक आदमी ने खुशहाल तरीका वो पढ़ावा को मास्टर को नहीं आ करता, वे खाली डंडो मार के याद करवा दिया करता, या खुद ने पढ़ना पड़तो, मैं खुद पढ़ता पर रुचि पैदा करता। रुचि पैदा करना जरूरी है। रुचि अगर आप में पैदा हो गई तो कितना भी कठिन कार्य हो वो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है जब संवेग उच्च स्तर पर होते हैं तो बुद्धि निचले स्तर पर चली जाती है। तो आपका क्रोध है, अगर आपकी कोई भी ऐसे संवेग है जो आपको नकारात्मकता देते हैं, उन संवेगों को कम करें, उन पर ध्यान न दें, उन पर बिल्कुल खत्म कर दें, क्योंकि संवेग हर आत्म मृत्यु पर्यंत चलते हैं। तो संवेगों को कम करें, अपने बुद्धि की विचारशीला को बढ़ाएं, ये संवेग इधर आ जाने चाहिए, बुद्धि ऐसे आ जानी चाहिए। फिर देखो यहां बुद्धि होगी, वह हमेशा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनने लायक ही व्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, आइएगा, वह राजीव दीक्षित बनने लायक व्यक्ति है। आइएगा, आहार का मतलब भोजन है, कोई दिक्कत नहीं, आयो। ऊपरी अर्थ में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब बताओ ऊपरी अर्थ, ऊपर के अर्थ में अधिगमन, आगे जाना, ऊपर जाना, ये अधि उपसर्ग ही होता है जी। ऊपर जाने के अर्थ में अधि, ऊपर का मतलब भगवान का नहीं, ऊपर का मतलब हो गया अर्थात ऊपर की ओर जाना।
तो तैयारी करते रहिएगा साथियों, मेहनत करते रहिएगा। अपने उपसर्ग का टॉपिक खत्म हो चुका है, इतने ही प्रश्न हैं, तो बढ़िया मेहनत करते रहो और मैंने जो कहा है वैसा जरूर करना। और जैसे ही नौकरी लग जाओ तो मन याद भूलने को नहीं, मिठाई खवाना मन, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद साथियों।